जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी धुआंधार चल रही होगी। जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल में गे सीरीज में स्वागत करता हूं। आप सोचोगे गे सीरीज क्या है? देखिए, ये है गे सीरीज का मतलब है कि हम हिंदी को यहां पर पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे कि हिंदी का ए अनपढ़ से लेकर के गे ज्ञानी तक। और ये जो गे ज्ञानी है ना, ये सभी को डील करता हुआ चलता है। इसीलिए मैंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसको मैं कहूंगा गे सीरीज कहूंगा, गे ज्ञानी वाली सीरीज। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे हम हिंदी के बारे में पूरा का पूरा जितना हो सकता है उतना जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, कल हमारी जो क्लास हुई थी वो आपको यूट्यूब पर दिख गई होगी। उम्मीद करते हैं आपने पसंद भी आई होगी, आपने लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा और हाँ, सब्सक्राइब भी किया होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। आज का हम जो पढ़ने वाले हैं, हिंदी की उत्पत्ति और विकास हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वही हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में कैसे यूज होती है, कैसे प्रयोग में लाई जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके सामने एक मेरा प्रश्न है कि सर, राजभाषा के रूप में हिंदी है तो राजभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कि राजभाषा वो भाषा है, यानी कि देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। राज काज की भाषा, यानी कि एक ऐसी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करने की एक ऐसी भाषा जो राजकाज में काम आती हो। राजकाज का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्य या प्रशासन, राज्य या प्रशासन से है। यानी कि प्रशासन या राज्य करने के लिए जो भाषा संपादित की जाएगी उसी को ही राजभाषा कहा जाता है। बहुत अच्छी सी बात, बहुत सिंपल बात है ना? हाँ हाँ। अच्छा सर, फिर एक बात मेरे माइंड में एक विचार बन रहा है कि राजभाषा तो आपने समझा दिया कि राजकाज वाली जो भाषा होगी, यानी कि जैसे कि देखो समझो, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि जैसे कि आपको कोई भी एक पत्र लिखना हो, डीएम तक पहुंचाना हो, और डीएम उसी पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करे। यानी कि आपने यहाँ पे क्या करा, आपने वो जो पत्र लिखेंगे आप उसे हिंदी में लिखेंगे, प्योर हिंदी में। आपने देखा भी होगा कि कोई भी जो सरकारी काम होते हैं, उन सभी का जो पत्र लेख आदि होते हैं वो सारे के सारे शुद्ध हिंदी में लिखे जाते हैं। मुख्यमंत्री कोई भी आदेश पारित करता है, कोई भी आदेश देता है, वो सारा कौन सी भाषा में होगा? वो हिंदी भाषा में होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर राज्य उसी भाषा के लिए बनेगा। भाई जैसे मानकर चलिए हमारा यूपी जो है, हिंदी भाषा में मुख्यमंत्री कोई भी आदेश अगर पारित करता है तो वो हिंदी भाषा में लिख करके देगा, लिखित रूप में। लेकिन जरूरी तो नहीं कि केरल साइड में कोई मुख्यमंत्री केरल की ही जनता को बताना चाहे कोई चीज तो वो आदेश पारित करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ पे एक चीज तो निश्चित हो गई सर, कि राजभाषा जो है ना, राजभाषा जो है वो डिफर कर सकती है, बदल बदल सकती है जगह जगह के अकॉर्डिंग। बस इसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम थोड़ा सा एक चीज स्टार्टिंग करते हैं। हिंदी को राजभाषा कब माना गया, या फिर राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अंगीकृत किया गया, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए हम हैं, तो देखिएगा कि 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर 1949 को, तो 14 सितंबर 1949 को प्यारे बच्चे, हिंदी को हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से मान लिया गया था, मान्यता दे दी गई थी, मतलब कि घोषणा कर दी गई थी कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। कब? 14 सितंबर 1949 को। लेकिन यहां पे ध्यान रखना आपको, यहां पे सिर्फ ये घोषणा हुई थी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ घोषणा हुई थी। लागू कब करा गया था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन ये हमारी राजभाषा के रूप में लागू होना शुरू हो गई थी। ठीक है ना? चलिए आगे। अब यानी कि अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब लागू करा गया, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950।
लेकिन घोषणा कब करी गई? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा आगे सरकते हैं, है ना। तो आगे सरकने के लिए हम बता देते हैं कि आपको हिंदी जो है भारत के संविधान में, भारत के संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में, राजभाषाओं के बारे में जिक्र करा गया है। यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो है भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है, यहां पे भाषाओं का उल्लेख है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे सरकते हैं कि भाग 17 अनुच्छेद 343 के यहां तक भाषाएं हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बताएं तो आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं जो राजभाषा के रूप में स्वीकार करी गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि केरल में अगर कोई मुख्यमंत्री कोई आदेश पारित करेगा तो वो हिंदी में नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि हर, मतलब जहां पे भाषाएं अलग अलग हैं तो आदेश भी उसी भाषा में देना जरूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो भैया सरकार चलेगी कैसे फिर, है ना। तो इसीलिए भाषाओं को ना राजभाषा का दर्जा दिया गया और उनको पहले कुछ कम थी, लगभग 10 या 12 के आसपास थी, उसके बाद ये 22 करी गई हैं। यानी कि 22 राजभाषाएं हैं जिनमें से हिंदी भी है। कब करी गई थी, अंगीकृत कब करा गया था, यानी कि उसको घोषणा कब करी गई थी, तो 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन घोषणा करी गई थी। जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा मिला है, मैं उनको बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी वो भाषाएं हैं। देखिएगा, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया। पुड़िया मत कर देना इसका, कभी अच्छी खासी उड़िया भाषा का आप पुड़िया कर दो। उड़िया, असमिया, अरे है ऐसा लग रहा है जैसे नाम मतलब किसी कन्या का नाम ले रहे हो, असमिया है। उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी। अच्छा पता, ये जो डोगरी भाषा है, पूर्वी क्षेत्र में कुछ दादा दादी होते हैं ना, जो बूढ़े बुढ़िया लोग होते हैं, उनको डोकर डोकरा कहा जाता है, डुकरिया, डोकर और डुकरिया, तो कुछ कुछ उसी के जैसा है कि, है ना, डोगरी डुकरिया। चलिए, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, मैथिली, सिंधी, संथाली, नेपाली, कन्नड़, मणिपुर, मणिपुरी, सॉरी मणिपुरी। अभी कितने हो गए, 1 मिनट में काउंट कर लेता हूँ भाई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अभी 4 और रह गई हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर लूँ कौन कौन सी रह गई हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संथाली होगी क्या, हाँ, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, मैथिली, संथाली, नेपाली, कन्नड़, मणिपुरी और बांग्ला, बांग्ला। और याद बड़ी मुश्किल से होती है, मैं देख ही लूं फिर, है ना।
देखिए, कोंकणी, मराठी और पंजाबी। बस ये है, ये वो 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, इस चीज पे गौर मत करना कि मैंने देख करके आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, मैं भी इंसान हूँ, है ना? मैं भूल जाता हूँ, मेरी एक यही बीमारी है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। कितना भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी, अभी मेरी शुरुआत है ना? तो देखिए, ये जितनी भी भाषाएँ हैं, ये राजभाषा के रूप में स्वीकृत हैं, यानी कि इनको स्वीकार करा गया है। यानी कि कोई भी प्रशासन का कार्य जो होगा, कोई भी राज्य का, प्रशासन का, सरकार का कोई भी कार्य जो होगा, जो लिखित रूप में जाएगा, वो इन भाषाओं में ही होगा। इनसे अलग किसी भी भाषा में सरकार के पास कोई भी पत्र नहीं जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन संविधान की बात हम मानते कहाँ हैं, है ना? अगर मानते तो पुलिस कभी भी आपका चालान नहीं करती फिर, है ना? चलिए आगे चलते हैं। 22 भाषाएँ हैं, है ना? अब काम की चीज़ वो है, अब देखिएगा कि अनुच्छेद 343 का एक, अनुच्छेद 343 एक में अ, इसमें जो है ये बताया गया कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई, यानी कि हिंदी को राजभाषा माना गया और उसकी लिपि देवनागरी होगी। हिंदी राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 एक, हिंदी राजभाषा और इसकी लिपि जो होगी, वो लिपि इसकी कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि होगी, ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा देवनागरी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि देवनागरी क्या है। तो देवनागरी जो है ब्राह्मी लिपि का, देवनागरी ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। परिष्कृत यानी कि उसी से थोड़ा सा सुधार करके बनाया गया रूप है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी के लिए थोड़ा सा अलग क्या है? तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा बनाई जाती है, शिरोरेखा। अब ये कहोगे शिरोरेखा क्या है? तो देखो, जैसे मैं लिखता हूं कि कमल, तो कमल के ऊपर ये जो मैंने डंडा खींचा, ये वाला, इसी को कहा जाता है शिरोरेखा और ये देवनागरी लिपि में ही लगता है। औरों में भी लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका ब्राह्मी लिपि से मैं कनेक्शन दिखा रहा हूं, तो ब्राह्मी लिपि में ऐसा नहीं होता, जबकि देवनागरी लिपि में सिरोरेखा लगती है। बस ये इसका थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम, ठीक है ना? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा सा जगह इसमें बची नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा यहाँ पे कि अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। 344 में, ये इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में 7 जून को, 7 जून 1955 को राष्ट्रपति ने बीजी खेर, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। किसका? ये अध्यक्ष थे और प्रथम राजभाषा आयोग के, प्रथम राजभाषा आयोग, उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना? यानी कि पहले राजभाषा आयोग का गठन करा गया 7 जून 1955 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। किसने बनाया था, किसने गठन किया था? तो राष्ट्रपति ने किया था, इसने नहीं किया थे, तो अध्यक्ष थे। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति ने गठन किया था, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और कि अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें एक चीज बताई गई है कि प्राथमिक स्तर पर जो भी शिक्षण कार्य होगा वो मातृभाषा तक हो, मातृभाषा के स्तर पर हो सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये सुधार आएगा? तो मैं आपको वो बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के मातृभाषा में
शिक्षण के लिए स्वतंत्र है। यानी कि अगर बच्चा कोई चाहे कि जी मैं तो मातृभाषा में पढ़ूंगा प्राथमिक स्तर तक, तो वो स्वतंत्र है, उसको पढ़ाया जाएगा मातृभाषा में। उसको जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा कि नहीं भैया तुम अंग्रेज बनोगे, तुम अंग्रेज बनो, अंग्रेजी पढ़ोगे, तुम हिंदी में पढ़ो, तुम ये बनोगे, नहीं। वो स्वतंत्र है, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी मातृभाषा है, वो उसमें पढ़ने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट में जल पी लूं थोड़ा सा, है ना? अ, चलिए, यानी कि यहां पे मातृभाषा का जिक्र करा गया है कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर वो शिक्षण के लिए स्वतंत्र है। अब अच्छा, एक चीज मेरे मन में छोटी सी चीज आ रही है। क्या? अभी तक हम राजभाषा 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 करते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं राजभाषा है क्या। बड़ी गजब की चीज। आओ चलो देखो, दिखाते हैं, जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, परेशान नहीं होना है। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे कभी भी ना। कभी नहीं मिलेंगे। चलिए देखो, अच्छा मेरा एक प्रश्न आपसे ये है, एक होता है राजभाषा, एक होता है राज्य भाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। इन तीनों में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा समझ समझ कर लेते हैं ना। देखो, राजभाषा तो मैंने भी आपको बताया कि कोई भी राज्य या कोई भी प्रशासन का कोई भी कार्य जो लिखित रूप में संपादित होगा, तो वो जिस भाषा में होगा उसी को हम कहते हैं राजभाषा। तो सर फिर ये क्या है, राज्य भाषा? अब समझ लो थोड़ा सा, ये भी वही भाषा है कि जिसमें कोई भी सरकारी कार्य, कोई भी प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक लेख संपादित होगा जिस भाषा में, उसी भाषा को राज्य भाषा कहेंगे। राष्ट्रभाषा वही है? नहीं, थोड़ा सा अलग है, समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले इसको समझ लो, राज्य भाषा किस भाषा को कहेंगे? कोई भी राज्य, कोई भी राज्य जब अपनी सीमा के अंदर, अपनी सीमा के अंदर पत्र आदि या पत्र व्यवहार करता है। पत्र व्यवहार का मतलब है कि कोई भी लेख या तो जनता राज्य सरकार तक पहुंचाए या राज्य सरकार जनता तक पहुंचाए, तो जिस भाषा में पहुंचाएगा उसी को राज्य भाषा कहेंगे। राज्य की सीमा, मैं लिख देता हूं, राज्य की सीमा के भीतर जो भी कार्य पत्र आदि होगा, ठीक है ना, जो भी पत्र व्यवहार होगा। अब अगर यही राज्य सरकार केंद्र से पत्र व्यवहार करे, किससे? केंद्र से। केंद्र का मतलब जो केंद्र सरकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री के पास पहुंचाए कोई मुख्यमंत्री, तो वो किस भाषा में पहुंचाएगा? तो देखो, ये अपनी सीमा के अंदर तो जिस भाषा में करेगा उसको कहेंगे राज्य भाषा। लेकिन जब ये राज्य सरकार केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करेगा, तो वो जिस भाषा में करेगा वो राजभाषा कहलाएगी। यानी कि वो केंद्र से जिस भाषा में करेगा तो उस भाषा को कहा जाएगा राजभाषा। समझ गए ना? अब आगे चलो भाई, ऐसा समझ लो, देखो हमारे अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो हर एक के लिए स्वतंत्र नहीं है भाई। केंद्र भी बहुत सारी भाषाएं नहीं सीख सकता, नहीं समझ सकता, तो क्या करा उसने कि भैया हम गिनी चुनी 22 भाषाएं हैं जिनको हम स्वीकृति दे रहे हैं, 22 भाषाओं को, कि आप हमसे इन भाषाओं में पत्र व्यवहार कर सकते हो। लेकिन करेगा कौन? केंद्र सरकार। और आम जनता की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, और केंद्र सरकार फिर, सॉरी, आम जनता की आवाज राज्य सरकार तक पहुंचेगी, राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार तक आवाज अपनी पहुंचाएगा। ठीक है ना? अब यानी कि जिस भाषा में बातचीत होगी वो होगा राजभाषा। राज्य की सीमा के भीतर राज्य भाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा क्या है? अब समझ लो थोड़ा सी आगे की है बात। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जो पूरे देश, समूचे देश का राष्ट्रीय गौरव की भावना को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति रखता है। किताबी लाइन होगी, है ना, समझ में ना आई होगी, समझ लो। देखो, यानी कि एक अकेली ऐसी भाषा, एक अकेली ऐसी भाषा
जिस भाषा को बोलने से पूरे को पूरे भारत देश के अंदर एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक नर मादा पुरुष सब उस भाषा को समझ जाएं और समझ करके राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाए और राष्ट्रीय एकीकरण का सूत्र स्थापित हो जाए। यानी कि सभी ये कहें कि हाँ यार, ये हम समझ सकते हैं, ये एक अकेली भाषा ऐसी है कि जिसको भारत का जन जन समझ सकता है। उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब इसको कौन प्रसारित करेगा, किसके पास तक पहुंचेगी? तो ये केंद्र सरकार जब समूचे या संपूर्ण भारत की जनता तक अपना कोई भी आदेश या निर्देश या पत्र व्यवहार करना चाहे तो जिस भाषा में करेगी उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाएगा। और आपके लिए एक अच्छी चीज यह है कि पूरे भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रभाषा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सीधी सी प्रैक्टिकल बात है कि भाई भारत के अंदर पता नहीं कितने राज्य हैं और राज्य से ज्यादा बोलियां भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक अकेली ऐसी कौन सी भाषा होगी कि जिसको पूरा का पूरा भारत समझ सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है? कोई भी नहीं होगी। भाई हम हिंदी बोलते हैं, हमें कोई कन्नड़ बोले तो काला अक्षर भैंस बराबर, पंजाबी बोले तो थोड़ा बहुत हम सीख लेंगे, हाँ जी और सत श्री अकाल जी और तुस्सी मैनू ऐसे फलाना ढिकाना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली पंगा तो तब बनेगा ना जब तमिल और तेलुगु बोली जाएंगी कट पड़ करके, पल्ले ही नहीं पड़नी कुछ, है ना? तो वही चीज है कि राष्ट्रभाषा इसीलिए कोई भी एक नहीं कही जा सकती। राष्ट्रभाषा वैसे कहेंगे किसको कि जो एक अकेली भाषा जो पूरे विश्व को, सॉरी पूरे देश को एकीकरण के सूत्र में बांधने के लिए पर्याप्त हो। एकीकरण का मतलब एक कर दे सभी को और राष्ट्रीय गौरव की भावना को जागृत कर दे, ऐसी कोई भाषा नहीं। ठीक है ना? बस ये एक पद है, यानी कि ये किससे कहां तक जाएगा? यानी कि ये जाता है आपका कि केंद्र से जनता की तरफ, संघ की जनता, मैं यहां लिख देता हूं संघ की जनता, यानी कि भारत देश की जनता तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसको राष्ट्रभाषा कहा जाएगा। और ध्यान रखना कि राष्ट्रभाषा एक अकेली ही भाषा होगी जो भी होगी, हालांकि फिलहाल तो कोई है नहीं, है ना? चलिए, अच्छा एक चीज आपको मैं जाते जाते एक चीज और बता देता हूं कि अभी मैंने बताया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम एक दूसरा दिवस भी मनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी विश्व दिवस या विश्व हिंदी दिवस, है ना? तो वो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देखिए वहां से भी प्रश्न बन सकता है कि 10 जनवरी, सॉरी हाँ सही 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 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस की घोषणा करी थी कि भैया 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 10 जनवरी को कुछ एक स्पेशल चीज हुई थी। क्या कि सर 10 से 14 जनवरी 10 से 14 जनवरी 1975, 10 से 14 जनवरी 1975 को पहला सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसकी यादगार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा करी। लेकिन ये सम्मेलन कहां हुआ था ये आप बताएंगे, मैं आगे की बात बता देता हूं कि इस सम्मेलन में 30 देशों से 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसका एक वाक्य था, है ना? इसका एक वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। मैं भी वो लिख देता हूं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इसका एक ये ध्येय वाक्य था। ठीक है ना? यानी कि इस प्रथम सम्मेलन की यादगार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को घोषणा करी थी कि भैया
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे हर साल। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक कल तक के लिए बने रहिए। और हाँ, यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते भाई। मुझे भी तो थोड़ा-सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी मैं आपसे ही तो लेता हूँ। आप ही की एनर्जी चुरा करके मैं अपने अंदर डाल लेता हूँ, फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये तो है ना? तो यार थोड़ा-सा एनर्जी हमें भी मोटिवेट करिए यार, थोड़ी-सी एनर्जी हमें भी दीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करते हुए जाना, नहीं तो देख लेना। चलिए।